हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो है DSSB असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, ये वीडियो है बच्चों जिन लोगों को सेट से डर लग रहा है, जिन जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट की जो वीडियो होने वाली है, मतलब जो पेपर होने वाला है उसमें 100 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स आती है। जो संगणक के बच्चे हैं उनकी आती है स्टैटिस्टिक्स अच्छे खासे मार्क्स से। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत बारी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं। बिकॉज एक तो स्टैटिस्टिक्स की ना टेक्निकल लैंग्वेज होती है थोड़ी, ठीक है, सीधे सीधे उसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर क्योंकि एग्जाम कभी आया नोटिफिकेशन, फिर DSSB में प्रिस्क्राइब कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, PYQ से सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर पढ़ते हैं। फिर एग्जाम कब होगा इसका कोई नहीं पता, जैसे संगणक में। ठीक है, तो बच्चे ना कहीं रिवीजन से लैग करते हैं। ठीक है, तो लैग की वजह से वो क्या कर पाते हैं कि सोचते हैं कि पता नहीं स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, और कहीं ना वो मतलब मेरे को ये लगता है कि कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आई होप यूजफुल रहेगी। मैंने DSSB के लिए स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए ओनली स्टैटिस्टिक पार्ट यानी पार्ट बी के लिए एक कोर्स चलाया हुआ है। ठीक है, उसकी फीस 2000 रखी गई है, बट कुछ डिस्काउंट है। ठीक है, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं, राइट। बट मुझे लगता है जैसे भी न्यूज में आ रहा है या फिर यूट्यूबर्स से पता चल रहा है कि आप लोगों का एग्जाम फैब तक जाएगा। ठीक है, फैब में होगा, तो तब तक आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में, मतलब बेटा देखो, पेपर नहीं हो जा सकता, नहीं होता तब तक प्रिडिक्शन ही की जा सकती है पेपर की। बट अकॉर्डिंग टू PYQ मैं आप लोगों को जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो आपका 70 to 80% कवर करा दूंगी। ठीक है, 72 मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% हो जाए और 100% पूरा आ जाए तो फिर उसे कॉम्पिटेटिव ही क्या कहेंगे। लेकिन 70 to 80% पोर्शन अगर आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो क्वेश्चन जो आपका पेपर क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में डरने की जरूरत नहीं है। जनरल पोर्शन आप पढ़ते रहें अपना। ठीक है, टाइम आने पर जो संगणक है उसके भी मैं चीजें लेकर आऊंगी। ठीक है, संगणक का एग्जाम में अभी टाइम है, मार्च में आप लोगों का पेपर होगा उसका भी, तो अभी कुछ समय के बाद मैं उसका भी कोर्स लेकर आऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के लिए ये वीडियो है वन लाइनर टाइप, जिससे आप लोगों को कैसे लर्न करनी है, छोटी छोटी चीजें कैसे समझनी है, ताकि बेटा जब चीजें ना बहुत टिपिकल होती है ना तो उसको बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारा सिलेबस लेके चलोगे ना, आपने अगर 500 पेजों के नोट्स ले लिए स्टैटिस्टिक्स के, ये टीचर ने करा दिया, टीचर तो करा देगा बट आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और टेक्निकल लैंग्वेज में मानती हूँ टेक्निकल लैंग्वेज होती है, बट उस चीज को अपने वे में कन्वर्ट कर लेना वही एक टास्क होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है कॉम्पिटेटिव। जो ये बच्चा कर लेता है ना वो क्लियर कर जाता है, और जो टेक्निकल लैंग्वेज में फंस जाता है और कंटेंट के पीछे इधर उधर भाग रहा होता है वो क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है, 2015 का जो DSSB का पेपर था वो बहुत इजी था। 2017 में टेक्निकल लैंग्वेज थी ज्यादा, हो सकता है 15 और 17 का मिला के इस बार थोड़ा इजी आए पेपर, राइट। तो और हो सकता है कि टिपिकल आए, तो हमें दोनों की तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, बट जनरल पार्ट को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए गाइड करूंगी, और स्टैटिस्टिक्स के लिए ऐसा गाइड करूंगी कि 80% आप लोगों का आ जाए। बहुत सारी वीडियोस नहीं कराऊंगी, ये एक टाइप से क्रैश कोर्स बराबर है। ठीक है, बट क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट देती हूँ तो इसकी फीस ठीक ठाक रखी गई है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बोल दूं कि बेटा मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हूँ। स्टैटिस्टिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं स्टैटिस्टिक्स बच्चों को काफी टाइम से पढ़ाती आई हूँ। ठीक है, और आई होप आप लोगों को भी जो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करती हूँ मेरी आज की वीडियो। ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स जो एक मिनट बेटा, मैं एक बार ना पेन ले लेती हूँ।
देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स ना ये मेरे बच्चों की राइटिंग है, तो थोड़ा अवॉइड करना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, बिकॉज वो भी बच्चे ही हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स की वन लाइनर है, वन लाइनर मैंने बता दिया कि आप लोगों के सीधे यूं की यूं क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोगों को सिंगल लाइन अवॉइड नहीं करनी है, ठीक है। देखो, स्टैटिस्टिक्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ये नोट्स हैं टिपिकल, राइट, पर आप लोगों को खुद से समझ नहीं आएंगे। मैं टॉपिक्स भी कराऊंगी, टॉपिक वाइज वीडियो भी आएगी आप लोगों की, बट वन लाइनर इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग इसका रिवीजन कर सके जल्दी जल्दी। मैं एक बार पढ़ा दूंगी तो मेरी लैंग्वेज में सुन लेना, फिर खुद से पढ़ना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉइन्ड बाय जॉर्ज डब्ल्यू श्रिंडर इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड आफिशर, ठीक है। कि भाई आप सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि भाई एफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने दिया, तो ये बोलना है, ठीक है, ये वाला नेम, एफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसने दिया और ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड एज अफिशर, ठीक है। फिर है सेकंड, काय स्केयर कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है। कोई काय स्केयर बोलता है, कोई चाय स्केयर बोलता है, ठीक है। ये किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने। सिर्फ ये किसने दिया, वो सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए मैंने एक जगह पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, डी मोवरी एज पियर्सन ने, ठीक है। और इन्होंने इन्वॉल्व करा लास्ट पेज, और इनको बोला जाता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, कई बार गैस डब्ल्यू जे योर्डन भी आता है, ठीक है। देखो साथ साथ याद करो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, जॉर्ज डब्ल्यू स्किनर, ठीक है। और इनका ओनर क्या था कि भाई रोनाल्ड फिशर, चाय स्केयर कार्ल पियर्सन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, डी मोवरी पियर्सन, राइट, ठीक है। तीनों याद हो गए। देखो, रिग्रेशन किसने दिया, रिग्रेशन दिया आप लोगों का फ्रांसिस गैल्टन ने 1877। इसमें डेट नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीधा पूछा जाएगा रिग्रेशन किसने दिया, फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, तो गोसेट, ठीक है। अब आप लोगों को फिर से रिवाइज करना है, तो एक बार मैम की आवाज में दोबारा सुन लेना, फिर से बता देती हूँ। एफ डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, जो डब्ल्यू स्किनर, काय स्केयर कार्ल पियर्सन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डी मूवरी। फिर रिग्रेशन किसने दिया बताओ मेरे को, फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। ऐसे करके याद करना है, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, बट आप लोग नहीं कर पाते हो, ठीक है। डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है तो उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। डाटा जो डाटा होता है वो ओनली क्वांटिटेटिव होता है, वो क्वालिटेटिव नहीं होता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खासकर आप लोगों के संगणक एग्जाम में, कि डाटा क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, बहुत होता है, नन ऑफ दीज होता है, ठीक है। ये DTPLS में पूछा गया है 2015 में। फिर है आप लोगों का सेकेंडरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा सेकेंड हैंड, यानी बेटा जो पहली बार, मान लो जो प्राइमरी डाटा, मैं फिर से एग्जांपल के उस पर बता देती हूँ आप लोगों को। जो प्राइमरी डाटा उसका मतलब है, मान लो कहीं किसी जगह एक्सीडेंट हुआ है, आई होप हो ना कहीं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो एक पर्टिकुलर जाके एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जर्नलिस्ट जाके वहां पे खुद ही देखते एक्सीडेंट कैसे हुआ, और उससे पूछे कैसे हुआ जी एक्सीडेंट, आप लोग कैसे गिर गए, मतलब खुद जाके वहां से डाटा कलेक्ट करना, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्शन या प्राइमरी डाटा, कि जहाँ पे हुआ है वहीं पे गए हैं। सेकेंडरी डाटा में मतलब हमें पता है कि भाई जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, भाई 1.25 करोड़ है, तो हमें कैसे पता, हमने गिना थोड़ी है जाके, हमने क्या करा है, सेंसस उठाई है, सेंसस के डाटा उठाए हैं, तो सेंसस मतलब जनगणना, ठीक है, जनगणना के डाटा उठाए हैं, तो वो क्या हुआ, हमने किसी और सोर्स से लिया है ना, तो डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी। देखो बेटा मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को वो नहीं कराऊंगी जो आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, मैं आप लोगों को फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी। स्टैटिस्टिक्स में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैं वही चीज कराऊंगी, ठीक है। सेकेंडरी डाटा, सेकेंड हैंड डाटा इन फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अब आप लोगों को याद रखना है, सेकेंडरी डाटा को सेकेंड हैंड बोलते हैं, और दो तरह के होते हैं, पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड डाटा वो जो कहीं न्यूज़पेपर मैगजीन में पब्लिश कर दिए जाते हैं, अनपब्लिश्ड डाटा वो जो पब्लिश नहीं किया जाता है, एज अ स्कॉलर के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है। फिर है आप लोगों का कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी डाटा ऑल्सो कोल्ड पेपर सोर्स, ठीक है। जो कैटेगरी होती है जो सेकेंडरी डाटा की, उनको पेपर सोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखनी है ये एक एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट नहीं भूल सकते हो आप। इसको अगर 100 टाइम रिवीजन करना हो तो 100 टाइम करें, समझ रहे हो। टारगेट दूंगी, जिन बच्चों ने मेरा बैच परचेज कर रखा है उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टारगेट दूंगी कि आज आपका 1 बार हो जाना चाहिए, आज आपका 2 बार हो जाना चाहिए, ठीक है। मीडियन एंड मोड, पोजिशनल एवरेज होती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, अक्सर
बच्चों भूलना नहीं है। वैसे तो इस पूरे नोट्स के एक सिंगल लाइन नहीं भूल सकते आप, ठीक है। फिर है अर्थमेटिक मीन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, माफ करें उस बच्चे को। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक और वेटेड एवरेज मीन आर मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल मतलब बेटा, मैथमेटिकल एवरेज वो एवरेज होती है जिसको मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जा सकता है, डायग्रामेटिक वे से नहीं निकाला जा सकता, उसे बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आप लोगों की अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये 3 मीन आते हैं, राइट। और पोजिशनल में जिनको फॉर्मूले के हिसाब से और डायग्राम के हिसाब से दोनों तरह से निकाला जा सके उसे पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, जैसे मीडियन और मोड। अब मोड को कैसे निकाला जा सकता है, इसका जो डायग्राम होता है वो डायग्राम के थ्रू कैसे निकाला जा सकता है, और मीडियन को कैसे, ये आप लोग बताओगे आगे, वैसे मैं बता भी दूंगी, आगे भी क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। फिर है सिग्मा नोन एज, ये जो साइन होता है ये क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। कैपिटल सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा। प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो इस पूरे टॉपिक पे ना, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन पे पूरी एक घंटे की क्लास बनाई जा सकती है, बट मैं आप लोगों को यूनिक तरीके से सीधे के सीधा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पूरा इतना बर्डन क्लास एक घंटे की क्लास लगाने के बाद इतना सा कंक्लूजन मिलता है, क्योंकि आप लोगों को तो ना याद रखना है, कंटेंट को याद रखना है। तो याद रखने की चीजें बताती हूँ ताकि किसी बच्चे को समझ भी नहीं ना आए टेक्निकल लैंग्वेज, तो रिविजन की वजह से उसको क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। Sum of all observation of given set of observation from arithmetic mean is 0, ठीक है। Sum of all observation of given set of observation their arithmetic mean, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन का जो सेट होता है ना, उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो 0 होता है, याद रखना है ये। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू 1, n2 इंटू 2, n1 प्लस n2, ठीक है। फिर सम ऑफ स्केयर, या ऊपर क्या था आप लोगों का, जब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, याद रखना है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आए तो उसका अर्थमेटिक मीन 0 होता है। सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, मिनिमम। सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसे बोलेंगे मिनिमम। मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन दोनों से इफेक्ट होता है, किससे, चेंज ऑफ स्केल से और चेंज ऑफ ओरिजिन से। स्केल का मतलब क्या होता है और ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कहाँ गया भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, किसका, स्केल का। अब आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई 5 ऑब्जर्वेशन है, कहाँ, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन है 15। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से गुना कर दिया जाए तो मीन क्या होगा। जो भी आपके मीन के साथ किया गया है, यानी आपके नंबर्स के साथ किया गया है, वही मीन के साथ कर दो। इंटू किया गया है ना, तो मीन को भी इंटू कर दो, 15 दूनी 30 आंसर। अगर बोला जाए 8 ऑब्जर्वेशन का मीन है 80 और उसमें से 3 घटा दिया जाए तो क्या होगा मीन, तो इस मीन में से भी 3 घटा दो, कितने आए, 7, यही आंसर होगा। इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस उसमें यही करना होता है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव वे से, बहुत इजी वे से करवा दूंगी मैं आप लोगों का, पता भी नहीं चलेगा। अब बोलते हैं अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिर हार्मोनिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन HM सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा AM, फिर उसके बाद GM, देन HM, राइट, याद रखना है। फिर है मोड, ये वाले फॉर्मूले से, इसे इंपेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियम, यानी एक मोड जब बनता है जब 3 मीडियम ले लिया जाए और 2 मीन, राइट। 3 मीडियम माइनस 2 मीन, याद रखना है। एक मोड यानी मोड क्या होता है, मोड सबसे छोटा होता है या बड़ा, बताओ आप खुद बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, मोड सबसे छोटा होता है या बड़ा, ठीक है। मोड इज इक्वल टू, मोड में, एक मोड में 3 मीडियन आ जाते हैं प्लस 2 मीन आ जाते हैं, ठीक है। फिर है, याद रखना है ये फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। बोलो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आइज क्लोज करो। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कुछ चीजें ना बेटा लर्न नहीं करनी होती है, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, राइट। फिर है 1D डायग्राम, आप लोगों को पता भी होगा 1D, जिसमें एक चीज होती है, या तो लेंथ होती है या ब्रेथ होती है। तो
तो वन वन डी डायग्राम कौन सा होता है जिसमें ओनली लेंथ हो, राइट। फिर 2D जिसमें दो चीज गिवन हो, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, दो चीज गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, आर प्रेजेंट, 2D, उनको 2D बोलते हैं। ओगिव कर्व, अभी पूछा था मैंने आप लोगों को, ओगिव कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 2D है, ओगिव कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 2D है, याद रखना है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, ठीक है। ओगिव रिप्रेजेंट CF कम्युनिकेटिव और हिस्टोग्राम, ठीक है। ओगिव किस किस को प्रेजेंट करता है, CF को, कम्युनिकेटिव, फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मींस मैनी एंगल डायग्राम। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारे एंगल डायग्राम होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एंगल होती है डायग्राम के अंदर। 3D डायग्राम्स में क्या क्या आता है बेटा, क्यूब्स, स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, ठीक है, याद रखना। फिर है न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन लिख दिया, ये पॉपुलेशन है बेटा, ये पॉपुलेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल पॉपुलेशन आर पैरामीटर, सैंपल आर द सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, जो सैंपल होती है वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, और जो पॉपुलेशन की पैरामीटर्स, देखो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन वर्ड है बेटा ये, पॉपुलेशन कि जो पैरामीटर होता है उसे सैंपल बोलते हैं, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी, राइट। सैम्पलिंग के दो तरीके होते हैं, दो तरह की सैम्पलिंग होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों की DT+ में भी दोनों बार आया है, 2015 में भी और 17 में भी। सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग के दो तरह के टाइप होते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम, ठीक है, यहीं पे याद करवा देते हैं। जो रैंडम है ना, SSCM, ये आपका ट्रिक है। रैंडम के टाइप क्या है, SSCM, देखो, अब देखो, नॉन रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी, दो तरह के हो। रैंडम में देखो SSCM, देखो सिंपल रैंडम, SSS हो गया ना, SSCM, देखो स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, ये रहा सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। सिंपल रैंडम कि सिंपल रैंडम मतलब हमने जो भी सैंपल चुनने हैं ना, सैंपल मतलब सपोज करो, सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे आप अपनी, हाँ, जब मोस्टली लोग वीमेन जुड़े हुए हैं मुझसे तो एग्जांपल भी कुकिंग के देती हूँ, राइट। तो जैसे जब हम कुक करते हैं, राइस कुक कर रहे हैं, तो हम जब मतलब ये देखते हैं कि राइस पक गया या नहीं, तो एक राइस को उठाते हैं और ऐसे ऐसे देखते हैं, हाँ पक गया तो सारे राइस पक गए। ये ऐसा क्यों सोचते हैं, हमने सैंपल उठाया। अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर ना आपका ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लेता है, ये पूरा ब्लड निकाल लेता है, थोड़ा सैंपल लेता है ना, उसे ही सैंपलिंग बोलते हैं। अगर किसी खेत की मिट्टी चेक करनी है तो थोड़ी सी मिट्टी उठा के ले जाते हैं या पूरा। अगर किसी अनाज को चेक करना है, इसमें कितना मतलब कितनी प्रोटीन है, कितना कैलोरी है, मतलब ये सब कुछ चेक करना है, तो थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, समझ गए। तो वही ना सैंपलिंग कहलाती है। अब सैंपलिंग दो तरीके से की जा सकती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ बेटा, कि मतलब अचानक, जिसकी सभी को चुनने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल रैंडम में सिंपली हम बोल दें कि भाई सिंपल मतलब सिंपली एक क्लास है, अगर आपने बच्चों को पिकनिक पे ले जाना है तो आपने सीधा मतलब एक रैंडमली उठा लिया बच्चों को, हर तीसरा बच्चा उठ जाए। अब तीसरा बच्चा कोई भी हो सकता है, CM का बच्चा हो सकता है, एक गरीब का बच्चा हो सकता है, मतलब हर थर्ड बच्चा, तो ये सिंपल रैंडम हो गया। दूसरा स्ट्रेटिफाइड, मैं बोल दूं कि भाई भिवानी के सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो एक पर्टिकुलर एरिया भिवानी के सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तुम्हें पिकनिक पे जाना है, मतलब मैंने एक स्ट्रेटिफाइड, एक लोकेशन के वाइज बांट दिया चीजों को। सिस्टमेटिक में होता है बेटा, हाँ, एक मतलब एवरी 4th बच्चा, एवरी 5th बच्चा, मतलब ये एक सिस्टमेटिक ढंग से हो गया ना। और सिंपल में मतलब मुंह देख के टिक्का निकाला था कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो वो उठा लिया, वो तो वो, मतलब कोई सिंपल कर दी, कोई मतलब टेक्निक नहीं दी थी। इसमें सिस्टमेटिक हर 4th बच्चा, हर 5th बच्चा, ऐसे। क्लस्टर मतलब एक समूह में कि भाई 11th क्लास का पूरा क्लस्टर जाएगा, राइट, 12th क्लास का पूरा क्लस्टर जाएगा, ऐसे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है बेटा, मल्टी स्टेज, जिसमें सैम्पलिंग मल्टी स्टेज में होती है। पहले तो मैं बोल दूं 12th क्लास में टॉपर्स थे वो खड़े हो जाओ, उनका अच्छे से मतलब वो प्राइज दिया जाएगा। फिर मैं बोल दूं 12th क्लास में टॉपर्स के अलावा यहां से आने वाले बच्चे उठ जाओ, मतलब मैंने 2-3 बार वो लगा दिया। एक बार जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को DTSSB के लिए
कि भाई हर बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने बीकॉम किया है, ठीक है, या फिर जिसने स्टैटिस्टिक्स के साथ बीकॉम किया है। मतलब मैंने स्टैटिस्टिक्स तो बात दिया, मल्टी स्टेज लगा दी ना, उसे ही बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, राइट। अब देखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और आप लोगों को ना अंडरस्टैंडिंग समझ बनानी है, वो समझना चाहिए। कई बार तो बच्चा 500 पेज पढ़ के भी नहीं बना पाता, कई बार 50 पेज को 500 बार पढ़ के बनाया जा सकती है। तो बेटा मैंने जितना भी आज तक मैंने मतलब कवर किया है, आज तक जो गेट किया है, आप लोगों के सामने बैठी हूँ, समझ रहे हो ये चीजें कैसे गेट करी है। मैंने कभी भी ना मतलब ज्यादा कंटेंट्स को नहीं पढ़ा, मैंने एक कंटेंट को ज्यादा बार पढ़ा है और मैं उसी चीज में विश्वास रखती हूँ। देखो मोस्टली बुक्स ना, मोस्टली टीचर आपको 70 to 80% कवर करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपनी उसी समझ के साथ पेपर को सोल्व करना होता है। अगर कोई बच्चा ये समझता है जो टीचर ने कराया वो का वो मिल जाएगा, तो बेटा सॉरी, ये आप लोगों का LKG नर्सरी का पेपर नहीं है, जो कराया वही आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो जो टॉपिक्स हैं उनकी एक बेसिक समझ लेके जानी होती है, उस समझ के आधार पर आप लोगों को पेपर सोल्व करना होता है, ठीक है। वही समझ में आप लोगों को बहुत कम टाइम में और बहुत मतलब आप लोगों को कम टाइम बचा है उसी उसमें। अगर आपको ट्रस्ट है और आपको मेरे समझ आ रहा है तो मुझसे जुड़िए प्रॉपर मैनर में, ठीक है, मेरे कोर्सेज से जुड़िए। अगर स्टूडेंट मतलब यकीन करो, अगर मैं आप लोगों से 2000 या जितने भी 1000 रुपये भी अगर मैं आप लोगों से पे करवा रही हूँ ना, उसमें मेरी बहुत मेहनत है बेटा, और आप लोगों को वो जॉब दे जाएगा। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत फ्री में या फिर ऐसे कोर्स दे दिया आप लोगों को मतलब बहुत कम रुपए में और फिर मतलब पास ही होके बैठ गई और जो मन में आया वही डाल दिया, ऐसा नहीं करूंगी। बड़ी ईमानदारी से मैं कंटेंट लाती हूँ और आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए, ये मेरा मोटिव रहता है। मैं एक स्टूडेंट से अपने बाय हार्ट जुड़ी हुई हूँ और आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करेंगी। जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स आ रही है आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है बेटा, देखो अब बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होगी, मैम ये तो इंग्लिश में है। बेटा मैं बोल तो हिंदी रही हूँ ना, और अगर स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज आप हिंदी में ना, पता क्या प्रॉब्लम होती है, हिंदी में एक वर्ड के 4 नाम हो सकते हैं, आपको चारों याद करने पड़ेंगे। इंग्लिश में एक नाम याद कर लोगे, डेट्स इट। और आपको ना बेसिक समझ बनानी होगी बच्चा। अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं, मान लो आप सर्टिकल ऑफिसर भी बनने जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप लोगों को बेसिक समझ होनी चाहिए एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के। तो अगर आप मुझे दिल से टीचर मानते हैं तो मैं कहूंगी कि आप लोगों की जो टर्मोलॉजी है वो इंग्लिश में ही पढ़े, ठीक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसको चंक सैम्पलिंग और इंसिडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पजेस सैम्पलिंग, कोटा और स्नोबॉल। इन ये जो सैम्पलिंग है इनके नाम ही कर लोगे काफी है। क्वेश्चन हमेशा सिस्टमेटिक से आता आया है, फिर भी इनके नाम से ही पता चला है। कन्वीनियंस मतलब जो हमें कन्वीनियंट लगा उसको चुन लिया, ठीक है। मेरे को बच्चे को अपने साथ कहीं लेके जाना है रिसर्च के लिए, तो मैं उस बच्चे को चुनूंगी जिसको मुझे मतलब समझाना भी मुश्किल नहीं होगा, जिसकी टेक्निकल चीजें भी ठीक होगी, जिसकी बेसिक समझ ठीक होगी, जीके ठीक होगी, राइट। तो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे को चुन लिया। जजमेंट कि मैंने जो मेरी साइकोलॉजी है मेरे हिसाब से, मान लो मेरी बच्ची है हिमानी, वो मेरे लिए ठीक है, मेरी बच्ची है सुजाता, वो मेरे लिए ठीक है, ठीक है, और कोई बच्ची मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैंने इन दोनों को चुन लिया और बाकियों को नहीं, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज की बच्चियों के नाम है, राइट। फिर है जजमेंट हो गया, पर्पजिव जो मेरा पर्पज है, मान लो मेरा पर्पज कुछ है और जैसे मान लो मेरे को ना टैली ERP पे कोई शीट बनवानी है, तो मैं तो उसी बच्चों को चूज करूंगी ना जिसको टैली ERP चलानी आती होगी, जो आराम से ऑपरेट कर पाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि पर्पज के हिसाब से चीजों को चुन लिया। कोटा मैंने बोल दिया OBC वाले बच्चे, मैंने एक कोटा सेट कर दिया। 15,000 कमाने वाले बच्चे, मतलब मैंने कोटा डिसाइड कर दिया। जैसे मैं बोलूं कि DSSB में OBC के लिए एज 36, राइट, ऐसे तो मतलब एक कोटा हो गया ना भाई। OBC वाले 36, जनरल वाले, ये मैं जनरली बता रही हूँ, कहीं मेरी बात पे जाओ मैंने ये बोला था, ठीक है, वो मैंने जनरली एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्नोबॉल मतलब मल्टी स्टेज का ही एक पार्ट होता है, मल्टी स्टेज की तरह ही होता है। फिर है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने क्या बोला, एक लाइन नहीं छोड़ सकते आप लोग। द लार्ज द सैंपल द मोर एक्यूरेट विल रिसर्च। जितना सैंपल बड़ा होगा ना, द सैंपल साइज बड़ा तो सैंपल एरर कम, ठीक है। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा एरर उतनी ही कम होगी, ठीक है।
जितना सैंपल साइज बड़ा लोगे ना उतनी एरर कम, याद रखना ये बात, ठीक है, कि भाई सैंपल जितना बड़ा होगा ना गलती करने के चांसेस उतने कम होंगे। सैंपल साइज और एरर का ऑपोजिट रिलेशन होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है। फिर सैंपल साइज, आप लोगों का जो प्रिंसिपल ऑफ सैंपल साइज एक तरह का n इज इक्वल टू 100। प्रिंसिपल द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, इन एरिया ऑफ लार्ज नंबर की, ठीक है, याद रखना है ये ना जो प्रिंसिपल होता है ना इसमें यहाँ पे दे देंगे एनर्जिया ऑफ स्मॉल नंबर, आप लोगों को लार्ज नंबर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूं की यूं स्टेटमेंट आएगी उठ के और फिर बोलोगे मैम ये याद नहीं होती है, आप लोगों को ना ऐसे बल्क में दे दी जाएगी, याद नहीं होगी आप लोगों को, इसलिए मैं वन लाइनर के रूप में दे रही हूँ। फिर है परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स, फिर है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, वैलिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये आप लोगों को ना समझाने भी चलूंगी ना मैं तो भी बहुत कम समझ आएगा, समझ रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ सीधा सीधा पढ़ लो इसको, सीधे यूं की यूं रखे मिलेंगे आप लोगों को कि प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। यहाँ पे बोल देंगे स्मॉल तो आपको वही नो कहना है, लार्ज आएगा, परसिस्टेंस स्मॉल का आएगा, ठीक है, फिर लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, वैलिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मैम रोट सिस्टम करवा रही है, रटवा रही है, तो कुछ चीजें ना बेटा आपको रटनी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को एग्जाम क्लियर होगा। सीधा सीधा ये बोलूं कि सारे मतलब जो तामझाम है वो लगाने पड़ेंगे तब एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। देखो एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर, परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, वैलिडिटी और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्या है 5-7 पर पढ़ोगे याद, और बच्चों को याद भी नहीं होगा, ठीक है। मैं कुछ पेजेस अभी आप लोगों को करा रही हूँ, बाकी मेरे पेड वाले बच्चों को कराऊंगी, राइट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन, ठीक है। टाइप 1 एरर, मैंने ये ना इस टाइप 1 एरर क्या होती है ये शॉर्ट भी बनाई हुई है, एक टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, दो तरह की सैम्पलिंग एरर होती है, राइट। टाइप 1 एरर, टाइप 2, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू को, एक सही बंदे को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक सही बंदा था उसको रिजेक्ट कर दिया, राइट ट्रू रिजेक्टिंग बाय रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर एरर, इसका नाम आता है भाई प्रोड्यूसर एरर, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया फॉल्स को, एक्सेप्ट कर लिया फॉल्स को, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, इसको कंज्यूमर एरर, सही बंदा था उसको रिजेक्ट कर दिया और गलत था उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर, गलत बंदा था, सॉरी एक मिनट, टाइप 1 एरर सही चीज थी उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर, इसके और भी नाम है, प्रोड्यूसर एरर, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरी एरर, हमारा कोई बंदा था वो गलत था फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसे बोलेंगे टाइप 2 एरर, और दूसरा नाम कंज्यूमर एरर, ठीक है। अब ये है बेटा आप लोगों का सैम्पलिंग एरर, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ये भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर ये भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन द सैंपल मीन, ठीक है, इसका है ये वाला फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को, म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई, ठीक है, मीन मीडियन मोड इक्वल, ठीक है, टोटल एरिया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का टोटल एरिया ये होता है। यहाँ पे ना आप लोगों का मैंने मतलब सारे जो स्टैटिक्स के जो पोर्शन है आपका उन सबका वन लाइनर है, तो आप लोगों को सीधा पढ़ते पढ़ते चलना है, ठीक है, समझ आता चला जाएगा जैसे जैसे मैं समझाऊंगी। कर्व इज सिस्टमैटिकल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस इज 3 मेसोकर्टिक, ये कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ये वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कर्टिसिस में जो 3 तरह के होते हैं, लेप्टोकर्टिक, प्लूटोकर्टिक और मेसोकर्टिक, ठीक है, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक और मेसोकर्टिक। जो कर्टिसिस होता है उसमें 3, जो थर्ड होता है वो मेसोकर्टिक होता है, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक और मेसोकर्टिक, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा आप लोगों को। आगे जो डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी ना इनकी उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है ना वो क्या होती है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर कैलकुलेट करते तो 60 म्यू।
फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सीधा सीधा पूछा जाता है, आपको बोरिंग लगेंगे बट पढ़ के जाने हैं, इसलिए तो मैं ये पॉइंट वो लेके आई हूँ। यू क्यू क्वेश्चन आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू, ठीक है। लेप्टोकर्टिक ग्रेटर देन 3, प्लेटोकर्टिक लेस देन 3 था, सॉरी। फिर ठीक है, मैसोकर्टिक आप लोगों का इक्वल टू 3 और प्लेटोकर्टिक ग्रेटर देन 3, जैसे मैंने बताया था ना ऊपर ये वाला। लेप्टोकर्टिक यहीं पे बता दिया था मैंने, लेप्टोकर्टिक, मैसोकर्टिक बीच में आएगा, LMP बोल के और लिख LPM दिया, LMP, ठीक है। तो लेप्टोकर्टिक, मैसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक, ठीक है, लेस देन 3। फिर है आप लोगों का प्लेटोकर्टिक इक्वल टू 3 और ये है आप लोगों का ग्रेटर देन 3, ठीक है, ओके। हाँ, फिर ये आप लोगों से एरिया पूछा जाएगा, म्यू प्लस माइनस 1, इसका जो एरिया होता है वो होता है 68.27%, इसका होता है 95.45%, इसका होता है आपका 99.73%। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला है, याद रखना है आप लोगों को, x माइनस डिवाइडेड बाय म्यू, सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और मैं इसको म्यू बोले जा रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन याद है, म्यू ये वाला है, यू को म्यू बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसने दिया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है 95% को 1.96% बोलते हैं, 99 को 2.56 या 2.58 भी बोला जाता है। ये पूछा जाता है बेटा, ये आप लोगों को अगर बोरिंग लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, बट आप लोगों को लर्न रखना है। जब 2-3 बारी पढ़ोगे ना तो अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस अगर आप लोगों को सही लगती है, इफेक्टिव लगती है और इस ढंग से आप लोगों को समझ आ रहा है, बट देखो हो सकता है जब भी हम कोई चीज नई चीज करते हैं ना तो वो एक बार में समझ नहीं आती, बट ये नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है आपको समझ नहीं आ रही तो इफेक्टिव नहीं होगी। स्टूडेंट अगर आपको स्टैट्स का कोई एग्जाम जल्दी से जल्दी निकालना है तो यही एक प्रॉपर ढंग है जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को 100 बार पढ़ जाइए, ठीक है, और इतना सारा कंटेंट पढ़ने से अच्छा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मुझ पर छोड़ दो, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन बहुत इजीली आप लोगों का करवा दूंगी, राइट। और मैं जो ये पूरा है ये मैंने पूरा 1 लाइनर भी पूरे कोर्स में करवाऊंगी और प्लस आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक वाइज स्टैटिस्टिक्स में वीडियो दूंगी, ठीक है। आप लोगों को स्टैट्स का क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिस्टिक्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माई मतलब प्रॉमिस, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आइए मेरे कोर्स में मुझसे मिलिए और अपनी जो जर्नी है उसको आसान बनाइए और अपने टेस्ट को क्वालिफाई करिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एक टिपिकल पोर्शन होता है, आप लोगों से नहीं पढ़ा जाएगा खुद से, और बहुत मान लो आप ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ गए हैं जिसमें बहुत बड़ा मतलब नोट्स दे दिए गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है एक लाइन भी, तो उनसे जुड़ के क्या करेंगे, ठीक है। फिर भी आपकी मर्जी, योर लाइफ योर विश, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।